हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज जो है हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल का वॉल्यूम और डेंसिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि जो जिंक है उसका HCP स्ट्रक्चर है, हाइट उसका यहाँ पर दिया है, नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस भी दिया है, एटॉमिक वेट ऑफ जिंक जो है वो 65.37 है। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम और डेंसिटी। आंसर मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया था। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। ए यहाँ पर 0.27 नैनोमीटर होता है और सी जो है वो 0.494 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है। नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है, तो ऊपर भी हम n के जगह पर 10⁻⁻9 लिखेंगे। फिर उसके बाद HCP स्ट्रक्चर के लिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो हमने पहले किया था, उसी को हमें लिखना है और उसके बाद हमें पुट करना है वैल्यूज को। तो 3√3 ए के जगह पर उसका वैल्यू लिखकर हम स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद सी के जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 आएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले 0.27 के जगह पर 27 डिवाइडेड बाय 100 लिखना है, क्योंकि 0.27 का मतलब होता है 27 डिवाइडेड बाय 100। फिर उसके बाद यहाँ पर 0.5 के जगह पर हम 5 डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे। यहाँ पर 10⁻⁻9 का भी हमने अलग से स्क्वायर किया है, 0.27 का अलग से स्क्वायर किया है। 9 2 18 होगा, तो यहाँ पर 10⁻18 आएगा। अब ये जो 100 है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 आएगा। ठीक है, 1 के बाद 4 0 आएगा और उसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा -4 + 4 जो है। फिर उसके बाद व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे तो -4 -18 आएगा। यहाँ पर दोनों का बेसिस 10 है। ठीक है, तो -4 -18 जो है वो -22 होता है और उसी तरीके से इस 10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो -9 -1 जो है वो -10 होगा। यहाँ पर भी व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड किया है। फिर उसके बाद हम 27 का स्क्वायर निकालेंगे और 27 का स्क्वायर जो है वो कितना आता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 का स्क्वायर जो है वो 729 होता है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे। यहाँ पर दोनों का बेस 10 है। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे, -22 - 10 जो है वो -32 होगा। ठीक है, प्लस ही किया है, माइनस साइन है तो हम ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद हमें 729 को 5 के साथ इंटू करना है। 5 9 45 होता है, 4 चला जाएगा कैरी, 5 2 10 होता है, +4 करेंगे तो 14, 1 चला जाएगा कैरी, 5 7 35 होता है, +1 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हमें मिलेगा 3645। ना हम 3645 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3645 लिखेंगे और 2 से नॉर्मली डिवाइड करेंगे। 2 1 2 होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 16 2 8 16, 2 2 4 और 2 2 4 1 रह जाएगा। तो जब हम 1822 को 2 के साथ इंटू करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 3644 और 5 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा 1। पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, 2 5 10, रिमाइंडर हो गया 0। तो हमें कितना नंबर मिला, 1822.5। उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। 3645 को 2 के साथ डिवाइड किया है तो डिवाइड में 2 अब नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है √3 के जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि 1.73 है। तो यहाँ पर हम √3 के जगह पर 1.73 लिखते हैं, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। 1.73 को हम 3 के साथ इंटू करेंगे तो 3 3 9 होगा, फिर 3 7 21 होता है, 2 चला जाएगा कैरी, 3 1 3 +2 करेंगे 5। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, हमें मिलेगा 5.19। फिर उसके बाद हम 1822.5 को 5.19 के साथ इंटू करेंगे।
9 5 ज़ा 45, 4 चला जाएगा कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 करेंगे तो 22 होगा। फिर 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 करेंगे तो 20 होगा, 2 चला जाएगा कैरी, 9 8 ज़ा 72 प्लस 2 करेंगे तो 74 होगा, 7 चला जाएगा कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 करेंगे तो 16। उसके बाद हमें क्रॉस लिखना है, फिर 1 के साथ इंटू करना है तो ऊपर वाला नंबर सेम ही आ जाएगा। फिर डबल क्रॉस लिखना है, 5 के साथ इंटू करना है, 5 5 ज़ा 25 होगा, 2 चला जाएगा कैरी, 5 2 ज़ा 10 होगा, प्लस 2 करेंगे तो 12, 1 चला जाएगा कैरी, 5 2 ज़ा 10 होगा, 1 प्लस करेंगे तो 11, 1 चला जाएगा कैरी, 5 8 ज़ा 40 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 41, 4 चला जाएगा कैरी, 5 1 ज़ा 5 होगा, प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा। फिर उसके बाद सेम कॉलम में जो नंबर्स है उनको हमें प्लस करना है, क्रॉस का मतलब है 0, तो हमें मिलेगा 9458.755। पॉइंट जो है 3 डिजिट के आगे है, दोनों नंबर्स को कंसिडर करना है तो इसलिए 3 डिजिट्स के आगे आया है। ठीक है, अब इतने सारे डिजिट्स हम नहीं लिखेंगे, आएगा यहाँ पर 9458 पॉइंट इंटू 10⁻⁻32। 1000 से उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारा आंसर 9 पॉइंट समथिंग में हमें मिले, 9.458 हम ऐसे लिख सके, इसलिए किया है। ठीक है, फिजिक्स में ऐसे ही लिखते हैं, एक डिजिट फिर पॉइंट आएगा, फिर बाकी के जो 2 नंबर्स है उसको हमने नहीं लिखा, 5 और 8 को, तो अप्रोक्सीमेटली 9.4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 10⁻³ है, व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे, +3 -32 जो है वो -29 होता है, तो 10⁻⁻29 मीटर क्यूब आएगा, यूनिट मीटर क्यूब है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डेंसिटी। डेंसिटी में जो रो है हमारा डेंसिटी, वो nm डिवाइडेड बाय na³ के बराबर होता है। a³ का मतलब है वॉल्यूम, जिसको हमने अभी ऊपर निकाला था। अब यहाँ पर जो n है वो 6 होगा, 6 क्यों होगा? क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 6 होता है। इस पर भी मैंने वीडियो पहले बनाया है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। यहाँ पर जो m है वो क्वेश्चन में दिया है, जो कि 65.37 है। कैपिटल N का वैल्यू कांस्टेंट है, याद होना चाहिए, वो बराबर होगा 6.02 इंटू 10⁻26 पर किलो मोल। किलो यूज किया है इसलिए 23 के जगह पर 26 आएगा। 23 पर मोल पहले आता था ना, एवोगाड्रोस नंबर किलो के साथ इंटू और डिवाइड भी करे तो किलो का मतलब होता है 10⁻3, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे तो 10⁻26 होगा। डिवाइड में किलो मोल जो है वो बच जाएगा, जो डिवाइड में हमने यूज किया था, तो इसलिए 10⁻26 आया है। फिर जो रो का फॉर्मूला है वहां पर हम पुट करेंगे n के जगह पर 6, m के जगह पर उसका वैल्यू, कैपिटल N के जगह पर उसका वैल्यू, और a³ का वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला था, उसको हमें पुट करना है। फिर हम जो है यहाँ पर 6.20 की जगह पर 6 लिख सकते हैं, ऐसे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। फिर 6 और 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 65.37 डिवाइडेड बाय 9.4 इंटू, व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे, 26 माइनस 29 है तो प्लस ही, लेकिन बीच में माइनस आया है तो माइनस करना होगा। 29 में से 26 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 29 के आगे माइनस है, ग्रेटर नंबर के आगे तो माइनस आएगा, तो डिवाइड में 10⁻³ बचेगा। एंड जब हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, पहले हमने क्या किया, पहले मैंने जो है यहाँ पर 6.02 को लिखा, फिर उसके बाद इंटू किया ये जो नंबर्स है, तो हमें ये वाला नंबर मिला कैलकुलेटर का यूज करके, फिर डिवाइड किया तो हमें ये नंबर मिला 6.968 इंटू 10⁻3, -3 था, ऊपर लगाएंगे तो 3 बन जाएगा। एंड जब हम इसको 10⁻3 के साथ इंटू करेंगे, हमें आंसर मिलता है 6968, जो कि बुक में दिया है। ठीक है, और जब हम 6.02 के जगह पर 6 यूज करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिला था। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6.954 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 10⁻³ है, जिसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻3 बन जाएगा। यहाँ पर पॉइंट, फिर उसके बाद
3 डिजिट है तो नीचे भी 10⁻³ आएगा, हो जाएगा 10⁻³ कैंसिल, हमें आंसर मिलेगा 6954 जो कि सेम नहीं है। तो यहाँ पर इन चीजों पर भी डिपेंड होता है कि हम कितने डिजिट्स लेते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल लेटिस। आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का, ठीक है, हमारे पास सपोज एक क्रिस्टल है, उसके जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसे अगर हमें देखना है, दैट इज द एटॉमिक अरेंजमेंट इनसाइड द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर एटम्स कैसे अरेंज है, ठीक है, उसी को हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैन बी डिटरमाइंड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। उस क्रिस्टल पे हमें एक्स रे पड़ने देना है एंड जब एक्स रे का डिफ्रैक्शन होगा तब हमें जो है इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब हम एक स्लिट से पास होने देते हैं किसी भी रे को तो वो स्पेक्ट्रम देता है, इमेज देता है, तो उससे हमें जो है स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया मिलेगा। जो एटम्स के बीच में सेपरेशन होता है दो एटम्स के बीच में, वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर का होगा। और जो वेवलेंथ होता है एक्सरे का वो भी इसी ऑर्डर का होगा। ठीक है, जो वेवलेंथ है लैम्डा हमारे एक्सरे का वो भी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होना चाहिए। हेंस क्रिस्टल बिहेव एज 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर एक्स रेज। तो जो क्रिस्टल है हमारा वो एक्स रेज के लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, बहुत सारे स्लिट्स के थ्रू हम रे को पास होने देते हैं, उसकी तरह बिहेव करता है क्रिस्टल। और ऐसे क्यों बिहेव करता है, क्योंकि एटम्स जो है इसमें रेगुलर मैनर में अरेंज है, इसलिए ऐसे बिहेव करता है। वॉन लू नाम का एक साइंटिस्ट था, 1912 में उन्होंने जो है थ्योरी दिया डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल पर। फिर फेडरिच और निपिंग ने भी क्या किया, लेटर सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। जिंक ब्लेंड क्रिस्टल में एक्स रेज कैसे डिफ्रैक्ट होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एक्स रेज के डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हमें जो है इस चैप्टर में रेसिप्रोकल लेटिस के बारे में भी आइडिया मिलेगा। ठीक है, विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एक्स रे डिफ्रैक्शन फिनोमिना। और रेसिप्रोकल लेटिस से हमें डिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो समझ में आएगा, अंडरस्टैंड होगा। वी विल फर्स्ट कंसिडर दी एक्सरे डिफ्रैक्शन। पहले हम एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो कंडीशंस होता है डिफ्रैक्शन का उसे हम कैलकुलेट करेंगे। या तो हम ब्रैग्स ट्रीटमेंट का यूज करेंगे या हम वॉन लो ट्रीटमेंट का यूज करेंगे। तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल यहाँ पर दिया है। When an atom is exposed to monochromatic beam of X-ray, ठीक है, जब हम एक एटम को एक्सपोज करेंगे मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्सरे के साथ, इसमें सिर्फ एक ही रे होगा, ठीक है, एक ही कलर का रे, उसे हम मोनोक्रोमैटिक कहते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी का रे होगा। अब ये जो मोनोक्रोमैटिक वेव है एक्सरे का, जब वो एटम पे पड़ेगा उसी को हम एक्सपोज कहते हैं। दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ द रेडिएशन फोर्सेस इट इलेक्ट्रॉन टू कैरी आउट हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम। तो ये जो एक्सरे है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे फोर्स करेगा वाइब्रेट होने पर और वो दिखाएगा हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, तो वो जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेशन दिखाएगा जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरे बीम का जो फ्रीक्वेंसी था वही सेम होगा। ठीक है, एंड दस टू अंडरगो एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेट होगा, वाइब्रेट होगा, चेंजिंग वेलोसिटी वो दिखाएगा। दीज एक्सेलरेटेड चार्जेस इन टर्न री इमिट द रेडिएशन एट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम। अब ये जो एक्सेलरेटेड चार्जेस है जो एक्सेलरेट हो गए उस रे की वजह से, वो क्या करेगा, वो फिर दोबारा इमिट करेगा उसी रे को, ये जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट बीम के फ्रीक्वेंसी से सेम होगा। जो एक्सरे इस पे पहले पड़ा था, ठीक है, एक्सरे को जो एक्सपोज हुआ उसके फ्रीक्वेंसी से सेम होगा ये री इमिट हुआ रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी। The emitted waves have spherical wave fronts centered about the atom, so the energy goes off in all direction. अब ये जो वेव है जो कि हमारा एटम निकालेगा इलेक्ट्रॉन, उसका जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, तो स्फेयर के शेप में उसके वेव्स जो है वो निकलेंगे। ठीक है, ये जो वेव फ्रंट है वो स्फेयर्स पे हमें मिलेगा, तो इसलिए वो हर डायरेक्शन में जाएगा। तो एटम में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सरे को ऐसे स्कैटर करता है, इसी मैनर में जो अभी मैंने ऊपर कहा।
If the wavelength of incident electron radiation is quite large as compared to the atomic dimension, जो एटम का डायमेंशन है, ठीक है, एटम का जो डिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा हुआ वेवलेंथ रेडिएशन का, एक्सरे का, तब क्या होगा, जितने भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वो सारे जो है एक दूसरे के साथ फेज में होंगे, shall be in phase with one another. But if the incident X-ray have the same order of wavelength as that of atomic dimension, then the radiation emitted by electron are in general out of phase with one another. लेकिन अगर जो wavelength है X-ray का वो atomic dimension से same हो, जो एटम में डिस्टेंस है, जो एटम का लेंथ है, ठीक है, पर्टिकुलर जो डायमेंशन है उससे सेम है इसका वेवलेंथ, दोनों एंगस्ट्रॉम में है सपोज सेम, तब क्या होगा, तब दोनों जो है वो आउट ऑफ फेज होगा। इन फेज एंड आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है, दो वेव्स जब सेम ही चल रहे हो उसे हम इन फेज कहते हैं, एंड दो वेव जो है वो अलग चल रहे हैं, अलग फिगर बना रहे हैं, उसे हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। वो तब होता है जब लैम्डा जो है वो सेम ऑर्डर का हो, आउट ऑफ फेज, ठीक है। फिर उसके बाद द रेडिएशन में देयरफॉर अंडरगो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा इन सर्टेन डायरेक्शन, तो वो जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा बनाएगा अलग अलग डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक वेव का क्रेस्ट जो है दूसरे वेव के क्रेस्ट पर पड़ता है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को प्लस करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रह पे पड़ेगा तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देगा, जीरो बनाएगा, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, या मिनिमा हमें उससे मिलता है। तो जो क्रिस्टल है उसमें एटम्स 3 डायमेंशन में अरेंज होंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस सारे डायरेक्शन में अरेंज होंगे, ठीक है। The two methods used for determining the condition of diffraction in crystal, क्रिस्टल में जो डिफ्रैक्शन हो रहा है उसके कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए जो दो मेथड्स यूज होते हैं उसमें एक है ब्रैग्स लॉ और दूसरा है लॉ डिफ्रैक्शन मेथड। और जो फॉलोइंग आर्टिकल्स है उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ब्रैग्स लॉ नीचे दिया है, यही है आज का टॉपिक जिसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा।